हम्म। हाँ जी, सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है आप सभी को? कैसी रही आप लोगों की दिवाली? कुछ पढ़ाई कर पाए या पूरे टाइम सेलिब्रेशन में चला गया? बताओ भाई। कुछ अच्छे से पढ़ पाए, यूटिलाइज किया आप लोगों ने टाइम? कैसा रहा आपके लिए? हाँ, त्योहार कैसा रहा आपके लिए? बढ़िया। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन करो भाई, बताओ फिर, है ना, क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है? आप लोग पढ़ पा रहे हो? पढ़ाई हो रही है? रिवीजन हो पा रहा है ना? क्या कर रहे हो, थोड़ा बताओ। काफी काफी टाइम बाद बात होती है आप लोगों से फिर। सुपर। अच्छा। कुछ बैकलॉग कंप्लीट हुए? अच्छा, चलो सही है। घर वालों ने बहुत काम कराया पढ़ने नहीं दिया? अच्छा, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं कर पाए? कुछ लोग पता है ऐसे होते हैं, इनर्ट लोग होते हैं कुछ, है ना। वो इनर्ट लोग क्या करते हैं, त्योहार हो कुछ ही हो, हमने हमारा कोना पकड़ रखा है, हम यहीं बैठेंगे, है ना। सफाई करनी है तो इस कोने को छोड़ के करो, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं। उन लोगों का काम बढ़िया चल जाता है, वो पढ़ाई भी कर लेते हैं मस्त। बाहर धूम धड़ाके होते रहे, जो मर्जी होते रहे, वो अपने पढ़ते रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं। कुछ बेचारे दूसरी कैटेगरी के होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और काम में भी इन्वॉल्व होते हैं। उनके लिए ऐसा होता है कि भाई, हम तो सेलिब्रेट तो क्या, हम तो अपना ही नहीं संभाल पाए ना, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो कुछ ऐसे होते हैं। वैसे जैसे आप सिचुएशन आती है ना, सबके लिए बराबर ही आती है। वो इनर्ट लोग कम ही होते हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, रिएक्टिव लोग होते हैं। तो रिएक्टिव लोगों की कैटेगरी अगर 95% है तो इनर्ट वाले 5% ही है, तो टेंशन नॉट। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो सबका ही हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। 5% ही है जो यूटिलाइज कर पाए हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। देखो, अब वापस बैक टू द स्टडी आना है और जोरों शोरों से पढ़ना है और खुद को थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ऑलमोस्ट 1 महीना या कुछ बचा है। अब इस पे आप फुल्ली फोकस कर लो, है ना। बहुत अनंत तक का टाइम नहीं है हमारे पास, इन्फिनिटी नहीं है भाई, बहुत लिमिटेड टाइम है। तो थोड़ा सा फोकस होके चलेंगे, समय बचा के चलेंगे और कम वेस्ट करेंगे। जहां भी ये फील आएगा ना कि यहाँ से समय बच सकता है, बचा लो। थोड़ी कंजूसी करो, जहां से बच सकता है बचाते चलो, ठीक है। आज हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक काफी स्कोरिंग है ना, काफी काफी स्कोरिंग है। इससे क्वेश्चन काफी बार आए हैं, सीएसआई नेट में तो हर बार आ रहे हैं, आएंगे ही ऑब्वियसली, है ना, सिलेबस में मेंशन है। और गेट में भी आते हैं, तो क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा मिलेंगे, है ना। और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ कुछ चीजें जो हम पढ़ाते हैं उससे अपर लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और कभी कभी बेहद आसान भी मिलते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हर बार मिलेगा इस टॉपिक से, और क्वेश्चन अच्छा मिलेगा जिसपे आप ट्रायल भी कर पाओगे कि मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश तो करता हूँ क्योंकि पढ़ के आया हूँ। ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे आपको क्या बताना है कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब पता है क्या होता है? ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है ही। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करवाई जाए तो क्या उससे हमें इम्पैक्ट आ रहा है ना, क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं। कि जैसे सपोज कर लो, कभी भी किसी पे कोई भी रेडिएशन, लाइट भी नहीं, लाइट का कोई पार्ट दैट इज रेडिएशन, आप कुछ फॉल करवा रहे हो तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे लाइट रेडिएशन फॉल कराई है, पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर गया, स्पिन चेंज कर गया, है ना। कि जैसे मैंने लाइट फॉल करवाई है, रेडिएशन फॉल कराई है, पता चला रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई और कुछ अलग ही चीजें मिल रही है। इट मीन्स मैटर पे लाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है, हम ये पढ़ते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, राइट। अब जब मैंने बोला ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक दो बातें बोली हैं कि रेडिएशन फॉल कराई है, तो रेडिएशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन सी रेडिएशन, और जो रेडिएशन है उसी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है। जैसे आप मान लो, इसमें मैं आपको बोल रही हूँ एनएमआर, है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो रेडिएशन का, लाइट का जो पार्ट यूज होता है, जो रेडिएशन यूज होता है, वो है रेडियो वेव्स, है ना, वो है रेडियो वेव्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें पढ़नी है आईआर, है ना। आईआर में जो यूज होगा, आईआर का तो नाम ही वही है कि इसमें यूज होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, आईआर रेडिएशंस। तीसरी जो चीज है
वो आती है आपके पास में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या है, थोड़ा मामला अलग है ना। मास में हम लोग ऐसी बात नहीं करते कि भाई रेडिएशन फॉल हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे मास में चेंज हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल है आप एक मान के चल रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, और क्या सिनेरियो रहेगा वो अलग ही चीज है। इट मीन्स यहाँ पे हम कोई रेडिएशन फॉल नहीं कराते, ये अलग ही सिनेरियो चलता है जो हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, IR को, इसको मास को। डन। अच्छा एक रह गया इसमें यूवी, है ना, एक रह गया यूवी, जिसमें यूवी रेडिएशन हम फॉल कराते हैं। जैसे नाम है इनके, कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही कॉमन है कि यूवी है तो नेम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हम इनमें फॉल कराते हैं। डन। तो ऐसी कुछ बातें हैं। इनमें सबसे बड़ा टॉपिक जो लगता है ना मुझे पर्सनली, वो लगता है NMR, क्योंकि NMR में मुझे 2-3 चीजें पढ़ानी है आपको। एक 1H NMR पढ़ाना है और एक कार्बन 13 NMR पढ़ाना है, ये 2 बातें पढ़ानी है। तो अपने आप में मुझे बहुत बड़ा टॉपिक लगता है। अगर सीरियसली बताया जाए तो इस पूरे NMR का 60% तो मतलब सॉरी पूरे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का 60 तो ये खुद ही है मेरे अकॉर्डिंग, ये 60 खुद है, ठीक है। 60 भी नहीं तो मान लो 50 तो है ही है, 50 ये खुद है, ठीक है। और इसको देते हैं अपन 30, इसको दे दो, ठीक है। कितना हो गया 50 और 30 कितने होते हैं 80 हो गया, बचे हुए 10 इनको दे दो। वैसे मास को अगर मैं पढ़ाऊं ना, मास में 4 लेक्चर कम पड़ जाए, मास इतना है, बट इतना नहीं पढ़ना होता, मतलब इतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना, थोड़ा बहुत लिमिटेड हम पढ़ेंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगी वो इनफ है, ठीक है। तो मास भी बहुत है ऐसे देखा जाए तो, बट अनलिमिटेड हमें नहीं पढ़ना, इसलिए इसको भी सर्टेन लिमिट तक ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस उससे कम आते हैं, NMR से काफी आते हैं, और IR भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। यूवी तो बेहद ही कम, मान लो 1-2% पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं, ऐसा वाला है। और मास से क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी आते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे। फुली फोकस्ड हमारा पहले NMR पे रहेगा, और इसी सीक्वेंस में मैं जाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ NMR से, और कुछ रीसेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी लेक्चर्स में ही, आज तो पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा NMR, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ना। सबसे पहले हेडिंग डालिए NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया क्या? हाँ हाँ कंप्लीट हो गया है। एक सेकेंड, आप लोगों के कुछ कमेंट हैं, क्या कमेंट है? हम्म, एक सेकेंड। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने नंबर की आती है? काफी अच्छी आती है, 20 मार्क्स की तो मान ही लो आप मिनिमम। पहले तो बहुत ज्यादा मार्क्स की आती थी, अब आप 20 तो मान ही लो कि आपको मिलेगी इतने की। डन। चलिए, अब मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रही हूँ NMR से भी पहले, वो आपको बताती हूँ। देखो, NMR की हेडिंग से भी पहले एक बात समझो कि इनमें जो रेडिएशन हम यूज करेंगे वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है कि ये वो लाइट का पार्ट है, ये वो रेडिएशंस हैं जिनके पास में मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। लेट सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो इसके परपेंडिकुलर चलता है। आपने 11th-12th क्लास में ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ऐसे डायग्राम बनाते थे। उसका सिंपल ये मतलब हुआ करता था कि ये वो रेडिएशन है जिनके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो उसके परपेंडिकुलर चलेगा ऐसे। इट मींस आपको तो सिंपल एक बात पता होनी चाहिए कि इन रेडिएशन के पास दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। ये अपने लिए नॉलेज है जो काम में आएगी। डन। तो ये बात मेरे काम की है कि ये वो रेडिएशंस हैं जिनके पास दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत सारे होते हैं, जैसे इसको हम ऐसे पढ़ते थे कि राम इन यूवी एक्स गामा कॉस, ऐसे पढ़ते थे। देखो क्या है ये, आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया करते थे पहले, है ना, कि राम, फिजिक्स में पढ़ते थे कि राम इन यूवी एक्स गामा कॉस। इसका मीनिंग क्या है कि RA फॉर रेडियो वेव्स, है ना, पढ़ा होगा आपने। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्ट हैं कि रेडियो वेव्स, दूसरी आती है माइक्रोवेव्स, है ना, माइक्रोवेव्स। तीसरा आता है आपके पास में ये IR होना चाहिए बट चलता है, इंफ्रारेड से IN, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट, इसमें आएगा आपके पास में अल्ट्रावायलेट, और फिर आएगा एक विजिबल, UV लिख लो, और एक आएगा विजिबल रेंज,
ठीक है, एक्सरेज ये तो सिंपल है, ये गामा रेज, गामा रेज, एक सेकेंड, गामा रेज और ये कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक तो हमारे काम ही नहीं आती, तो बस हमारे लिए इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि राम इन यूवी एक्स गामा कॉस, ये सारी चीजें होती हैं आपके पास में। वी विजिबल को आप पहले भी लिख सकते हो, वी यूवी एक्स गामा कॉस लिख ही देती हूँ मैं, इनको ऐसे लिख देती हूँ, इन वी यूवी और एक्स गामा कॉस। तो ये आ जाएगा विजिबल, विजिबल, और ये आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट, ऐसे है ना। अब ये सारी रेडिएशंस हैं, अब जो जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना, उसमें से इनका कोई ना कोई रेडिएशन यूज हो रहा होगा। अब वो कैसे यूज होता है पता है, वो ऐसे यूज होता है कि डिपेंड करता है कौन सी रेडिएशन का क्या काम है, मतलब या फिर कौन सी रेडिएशन कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। आपने ऐसे पढ़ा है क्या कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एनर्जी का ऑर्डर क्या रहता है, एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? पढ़ा है क्या आपने ऐसा कभी? एक तो एनर्जी की बात होती है और एक वेवलेंथ की बात होती है, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ते थे कहीं फिजिक्स में कि E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, पढ़ते होंगे आप भी, कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं, है ना, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स चलते हैं। अब मुझे बताओ, रेडियो वेव्स में एनर्जी सबसे कम होती है या वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये आप कैसे ध्यान रखोगे? और जो आप ध्यान रखोगे ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनको चूज किया गया है कि कौन क्या काम कर सकता है। अभी समझाऊंगी कैसे। आप पहले मुझे इस चीज का आंसर दो कि एनर्जी का यहाँ पे क्या है, एनर्जी सबसे ज्यादा है या उधर जाने पे सबसे कम है? क्या ऑर्डर है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है? नैंसी कह रहे इंक्रीजिंग होगी, एनर्जी इंक्रीजिंग होगी। करेक्ट है, एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इट मींस जैसे जैसे हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ एनर्जी बेहद कम है, और जैसे जैसे आप इधर जाओगे एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा है। इट मींस कॉस्मिक रेज तो सबसे खतरनाक है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे ही कम है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एनर्जी कम है। एनर्जी और वेवलेंथ उल्टे चल रहे हैं, इट मींस यहाँ वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। आप सुनना देखो, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। करेक्ट है। और इनके जो हमने चूज किया है कि कौन सी रेडिएशन को कब चूज करना है ना, वो देखो कैसे हुआ है। हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं सिर्फ न्यूक्लियस के स्पिन को चेंज करना है। जैसे एक एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, सब होते हैं, प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हम बोल रहे हैं उसमें जो न्यूक्लियस है वो घूमता है अपनी एक्सिस पे, उसका स्पिन बदलना है। अगर वो क्लॉक है तो एंटी क्लॉक करना है, सिर्फ स्पिन चेंज करना है। तो हम बोल रहे हैं अगर इतना सा काम है, इतना लो एनर्जी चाहिए, तो इसमें ऐसे कोई खतरनाक रेडिएशन डाल दूंगी नहीं, उसमें लीस्ट एनर्जी वाली रेडिएशन यूज होती है। इट मींस हम रेडियो वेव उसमें चूज करते हैं। करेक्ट है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरे को एक ऐसी रेडिएशन चाहिए जो एटम्स में जैसे बॉन्ड बने हुए हैं, आप ऐसे लो जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, और ये 3 उसके हाइड्रोजन बने हुए हैं, ऐसे मॉडल बनता है ना पूरा। तो अगर आपको ये बोला जाए कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं, इट मीन्स अब मुझे थोड़ा सा हायर एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, तो मैं IR रेडिएशन यूज करूंगी। इट मीन्स इधर से इधर जाने पे इनकी एनर्जीज बढ़ती चली जाती है, और इनकी एनर्जीज के बढ़ने के ऑर्डर में ही इनको यूज किया जाता है। कि अगर आप चाहते हो कि बॉन्ड्स में सिर्फ वाइब्रेशंस क्रिएट हो, बॉन्ड बेंड हो जाए, मुड़ जाए, या स्ट्रेच हो जाए, इन दोनों मोड्स को हम वाइब्रेशन मोड्स कहते हैं। आप अगर ये चाहते हो कि बॉन्ड में वाइब्रेशंस आ जाए, वो स्ट्रेच हो जाए बॉन्ड्स, या फिर ऐसे कंप्रेस हो जाए, या फिर वो मोल्ड हो जाए, बेंड हो जाए, इट मींस आप बॉन्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यूज करो थोड़ा हायर एनर्जी, दैट इज IR रेडिएशन। डन। तो इनकी फंक्शनिंग से, एनर्जी से फंक्शनिंग सेट हुई कि अच्छा इसको हम ऐसे में यूज ले सकते हैं। ठीक है। अब किसी ने बोला कि मेरे को इतने तगड़ी एनर्जी की रेडिएशन चाहिए जो मेरे बॉन्ड को ब्रेक करवा दे, इट मीन्स इतना तगड़ा चाहिए, तो आप और हायर पे जाओ, आप यूज करो गामा रेज या कॉस्मिक रेज, वो तो बॉन्ड को एकदम तहस नहस कर जाएगी, एकदम खत्म कर जाएगी। इट मीन्स बहुत ही हायर एनर्जी की रेडिएशन आपको रिक्वायर्ड होगी। तो एज पर योर पर्पस हम रेडिएशन चूज करते हैं कि कौन सा रेडिएशन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आएगा। समझ पा रहे हो? तो अभी जो हमने NMR पढ़ा है या पढ़ने जा रहे हैं, उस NMR में हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमको सिर्फ न्यूक्लियस का स्पिन चेंज करवाना है, और उसके लिए हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आपको कभी डाउट ही नहीं रहेगा। आपको याद था तो बढ़िया है, नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रख लेना कि इधर रेडियो वेव आता है और उसको मैं NMR में चूज करती हूँ, और NMR में मुझे सबसे कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, पक्का वो रेडियो वेव है। इट मीन्स यहाँ एनर्जी कम है, इधर बढ़ रही है, तो आपको डाउट नहीं रहेगा, याद रहेगा। और वेवलेंथ उल्टा चलता है, इसकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है। डन है, कर लोगे ना? अब आप हेडिंग डालो NMR, स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार लिखिएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी।
ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट। एनएमआर हेडिंग डालो, स्टार्ट करते हैं फिर। अब ना थोड़ा सा आगे जाने के उससे पहले मैं आपको ये भी समझा दूं कि ये चैप्टर क्यों भी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे आऊंगी अभी थोड़ी सी। उससे पहले मुझे इसका प्रिंसिपल वगैरह समझाने से भी पहले आपको कुछ बातें करनी है, वो सुन। देखो क्या होता है, हम लोग लैब में जाते हैं, आप कुछ लोग अभी एमएससी में प्रेजेंटली भी होंगे, है ना, तो आप अभी भी लैब वगैरह में जाते होंगे, कुछ पास आउट हैं तो पहले जाते होंगे भाई। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ है कि आप लैब में जाते थे, आप वहां पे कुछ मॉलिक्यूल बनाते थे ना, कि इसको ए को बी में मिला दिया और जो भी कर दिया है ना, आपने एक नया मॉलिक्यूल बना दिया, करेक्ट है। अगर आपको ये चेक करना हो कि आप जो सोच के चल रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या वो रियलिटी से मैच हुआ है। इट मीन्स लेट सपोज कि आपको कोई ये बोल गया कि भाई इथेनॉल बनाना है आपको, ठीक है, लेट सपोज ये दे दिया। अगर मैंने आपको ये दे दिया कि इथेनॉल बनाना है, आपने जो बनाया है जो आपके लिए अननोन है, आप कैसे मैच करोगे कि वो बना है कि नहीं, है ना। आपको क्या पता वही चीज बनी है या नहीं जो हम सोच के चल रहे थे। इट मीन्स ये टॉपिक, इस टॉपिक की अपने आप में बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं जो रिसर्च में यूज होती है ना। ये टॉपिक स्पेशली आईआईटी जैम में जब हम पढ़ाते हैं ना तो बहुत कम पढ़ाते हैं, जब हम सीएसआर नेट में पढ़ाते हैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाते हैं। उसका रीजन ये है कि ये आपके आगे भी काम में आएगा। आप जस्ट अभी यहाँ से निकल के सीएसआर नेट क्लियर करोगे, कहीं ना कहीं आप जाओगे रिसर्च के लिए, लैब में जाओगे, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां काम आनी ही है। इसलिए ये टॉपिक आपके रिसर्च में फ्यूचर में भी काम में आएगा। आप कोई भी एग्जाम दे दो, नेट लेवल पे, एमएससी लेवल पे, सब जगह आएगा ये। इसलिए टॉपिक अपने आप में अलग ही इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, इंटरव्यू की बात कर लूं तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है ना। आप कहीं भी चल जाओ, आपसे पूछेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो क्वेश्चंस बताओ, ऐसे। और रिसर्च के लिए जा रहे हो तो पहले ही आपका जो भी प्रोफेसर है वो इंटरेस्टेड होगा कि आपको ये आता है या नहीं। तो ये टॉपिक अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यूज होता है। ठीक है, और लैब में आप होते हो तो भी यूज होता है। जैसे मैं पर्सनली एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ कि जब मैं, जैसे नेट के बाद में मैं डीआरडीओ की लैब में थी, जब हम लोग वहां थे ना, मैंने इतने अपने कॉलेज के लेवल पे इतनी चीजें नहीं की थी लैब में, क्योंकि मेरे को लैब पसंद नहीं थी, है ना। तो जब वहां गई तो वहां तो चीजें करनी पड़ी। तो वहां जाके ना, वहां इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे अच्छे लेवल पे होते हैं कि आपके पास में एनएमआर का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मास स्पेक्ट्रोमीटर भी आपकी लैब में है, और आईआर के लिए भी थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था, बट यस वो भी वहां पे है। तो सारी चीजें अवेलेबल होती थी। अब करना क्या होता था कि जैसे आपके पास लेट सपोज किसी ने बता दिया, इथेनॉल तो ऐसे ले रही हूँ, जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल है, बट मान लो कि इथेनॉल बनाना था। ठीक है, अब मेरे पास में एक अननोन मेरा बन गया कंपाउंड, कि हाँ ये कंपाउंड बन गया, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि इथेनॉल भी है या नहीं। तो मैं क्या कराऊंगी, इसका एक सैंपल लूंगी, है ना, इसका एक सैंपल लूंगी अपने बने हुए कंपाउंड का। ठीक है, और इस सैंपल को मैं भेजूंगी एनएमआर के लिए कि इसका एनएमआर करवाना है ना। हम करते थे ये पर्सनली वहां। तो जब एनएमआर करवाना है, जब हम एनएमआर के लिए भेजते थे, वहां क्या होता था, इसका एक ग्राफ निकल के आता था। ठीक है, इसका एक ऐसा एक ग्राफ सा आता था। ठीक है, उस ग्राफ में क्या है, अजीब सी ऐसे लाइंस आती थी कि जैसे मान लो कि यहाँ या कुछ ऐसे रफली ले रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपको कुछ ऐसा मिलता था जिसको रीड करना पड़ता था। और उस रीड करने के बाद में पता चलता था कि जो अपन सोच रहे हैं वो बना है या नहीं। इट मीन्स ये जो आपका ग्राफ बनेगा, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है आपको समझाने में, आपको चीजें समझाने में, कि जो आप सोच के आए हो वो बनी भी है या नहीं। अब कैसे समझेंगे, जैसे इथेनॉल C2H5OH होता है ना, CH3CH2OH होता है। अब एनएमआर का काम क्या है ना, कैसे आया वो छोड़ो, इसमें सिग्नल आते हैं, वो कैसे आए वो बताऊंगी, बट इसमें सिग्नल आते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के, जो आपको दिख रही है ना पीक्स टाइप की, ऐसे कुछ इसमें सिग्नल कहते हैं इन्हें, और इसमें कुछ सिग्नल इम्पार्ट होते हैं, सिग्नल आते हैं। अब जब सिग्नल आएगा ना, तो सिग्नल को रीड करना आना चाहिए, और वही आप अभी सीखते हो कि सिग्नल को रीड करना। सिग्नल किसके आते हैं, तो सिग्नल आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के। अब डिपेंड करता है आप पढ़ किसका एनएमआर रहे हो। अगर कोई आपको एनएमआर लिख के एक हेडिंग दे दे 1H एनएमआर, इट मीन्स आप पढ़ रहे हो हाइड्रोजन के बारे में। इट मीन्स आप पढ़ रहे हो कि कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। समझ पाए, सिग्नल कैसे आएगा वो मेरा अभी मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एनएमआर काम करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल पे। ठीक है, इसको आप नोट मत करना है, सिर्फ स्लाइड समझा रही हूँ इस पे चीजें। एनएमआर का मतलब है कि ये काम करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल पे। ठीक है, अब जो 90% तक पढ़ा जाता है, 80% तक पढ़ा जाता है, वो है 1H एनएमआर।
ऐसा नहीं है कि किसी और एलिमेंट के एनएमआर पढ़े ही नहीं जाते। क्या कार्बन का एनएमआर नहीं पढ़ सकते? क्या पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन का पढ़ सकते हैं, फ्लोरीन पढ़ सकते हैं, फॉस्फोरस, किसी का भी पढ़ सकते हो। फिर वाई ओनली 1H एनएमआर? 1H एनएमआर को मैक्सिमम टाइम तक इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में सबके साथ बाइंडेड है। आप कोई भी मॉलिक्यूल देख लो रैंडमली, उसमें 3 चीजें मिल जाएंगी आपको। ऑर्गेनिक का कोई भी मॉलिक्यूल, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिल ही जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसी 3 प्रोमिनेंट चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मिली जाती है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी मॉलिक्यूल में। डन। और उनमें से भी सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है जी हाइड्रोजन, मिल ही जाता है। डन। सबके साथ ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होता ही है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। तब हम क्या कह रहे हैं कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है, आपको ये सिग्नल ये बताएगा। अच्छा, जैसे ये सिग्नल आपको ये बता रहा है कि इसमें एक हाइड्रोजन वो है जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो लेट्स से इट वन काइंड ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं कह रही हूं HA, ठीक है। ये 2 वो हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बन के साथ लगे हैं, तो लेट्स से देम B टाइप के हाइड्रोजन्स, ओके। और ये 3 वो हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बन से लगे हैं, तो लेट्स कॉल देम C टाइप के हाइड्रोजन। इट मींस अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक HA टाइप का, 2 हाइड्रोजन HB टाइप के, 3 हाइड्रोजन HC टाइप के। इट मींस मेरे अकॉर्डिंग जब इसका डेटा आएगा तो उसमें 3 सिग्नल मुझे मिलने वाले हैं, HA का, HB का, HC का। डन है। इट मींस क्या इसी के बिहाफ पे आप ये बोल दोगे क्या कि इथेनॉल था? मैं बोला हाँ, रफली तो बोल दूंगी कि 3 टाइप के हैं, तो ठीक है इथेनॉल है। अब मेरा दिमाग देखो कैसे चला, मेरा क्या किसी का भी चलेगा ऐसे। देखो अगर आप ये बोल रहे हो मैम कि इसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन है, HA, HB, HC, तो अब इसके लिए क्या बोलोगे, है ना। इसके लिए क्या बोलोगे? चलो इसमें तो तुम फिर भी होशियार हो जाओगे, कुछ और ले लेती हूँ। इसमें क्या बोलोगे? देखो CH3, CH2, COOH। अब अभी भी 3 टाइप के हैं, है ना। अब अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे ये वो वाला हाइड्रोजन है जो COO ग्रुप से लगा है, कार्बोक्सिलेट से लगा है, तो दिस इज A टाइप का। ये वो हाइड्रोजन है जो B टाइप के हैं, ये 3 वो हाइड्रोजन हैं जो C टाइप के हैं। अगेन यू आर हैविंग 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि इथेनॉल ही था? नहीं, इथेनॉल था एक सर्टेन लिमिट तक, बट वो कुछ और भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे। इट मींस अकेला NMR इज नॉट इनफ, है कि नहीं। सिर्फ अकेला NMR इनफ नहीं है कंप्लीट स्टडी करने के लिए। इट मींस NMR आपको एक हद तक आइडिया दे देगा, अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एलिमिनेट करवाना सिखा देगा, बट अगर आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो इस NMR के साथ साथ IR भी करवाना पड़ेगा। अब IR क्या है? जैसे NMR आपको डेटा बताता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स के बारे में ना, तो पता है IR क्या बताता है? IR आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ऐसे तो NMR के पास में कैपेसिटी है, सुनना देखो, ऐसे NMR के पास में ये कैपेसिटी भी है कि वो आपको इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करना सिखा देगा, है ना। NMR अगर आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, तो NMR के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपको कार्बोक्सिलेट का हाइड्रोजन और इसका कहा गया इथेनॉल का हाइड्रोजन, इसमें वो डिफरेंशिएट करना आपको सिखा देगा, है ना। मैं तो जो पढ़ती थी वो मैं NMR के बेसिस पे पढ़ती थी, है ना, कि वो मैं इन दोनों के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना जानती थी। आप भी जान जाओगे कुछ टाइम में, आप कर लोगे। लेकिन जब बहुत ही प्रिसाइज डेटा होता है ना, कि बहुत नजदीक का आ गया, तब नहीं होता भाई, तब IR चाहिए। इट मींस तब आपको IR भी चाहिए जो आपको ये बताएगा कि भाई 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनको भी कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। समझ पाए? तो इन दोनों की अपनी ही बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्लीट कुंडली बनाने के काम में आती है। मैं इसको बोलती हूँ कुंडली। कुंडली इससे बोलती हूँ, जैसे कुंडली में सारी बातें होती है ना, कि हाँ इसका ये है, इसका गोत्र ये है, जो भी है ना, सारे कुछ लिखे होते हैं, इसका ग्रह ये है। कुछ टाइम बाद जब हम एक्सपर्टीज ले लेंगे NMR में, तो आपके पास में सारा का सारा आप खुद ही बना लोगे कि अच्छा ये कंपाउंड है, अच्छा मैम इसका ये हाइड्रोजन है, ये इतने पे आएगा। आपको ये भी पता होगा फिर कि अच्छा ग्राफ में ये इतने पे मिलेगा। जैसे यहाँ नंबर्स चल रहे हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 1, 1, 2, 3, 4 जो भी है, 5, तो आपको ये पता होगा कि मैम इसका जो हाइड्रोजन है ना ये उस 5 पे आएगा। अच्छा ये इसका जो हाइड्रोजन है ना ये इससे इतनी दूरी पे आएगा। अच्छा आपको सारी बातें पता होंगी। इट मींस आप उसकी ये कुंडली फ्रेम कर पाओगे। वो कब कर पाओगे? जब आप NMR पढ़ रहे होंगे। इसलिए मुझे NMR पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी बातें बता देता है। और बाकी बहुत ही एक्यूरेट पे जाना है तो फिर IR पढ़ लो। IR तुम्हें क्या करेगा ना, बिल्कुल ही क्लियर कर देगा कि हाँ भाई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना तो नहीं होगा, वो ये है, बिल्कुल क्लियर देगा वो आंसर। डन। चलो ये तो हो गए NMR और IR। व्हाट इज मास, है ना, मास का क्या करना है? क्या होता है ना मास में, सुनना, मास में क्या चीज होती है कि आपका मॉलिक्यूल है ना, जैसे एक मॉलिक्यूल है,
ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है ना, उसके रीजन से अलग अलग मास पे, इसको कहते हैं M/Z रेशो, है ना, मॉलिक्यूलर मास रेशो ऐसे मान लो। तो अलग अलग मॉलिक्यूलर मास फ्रेगमेंट्स के होंगे। तो जब आप मास करवाते हो ना, अभी देखो और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे मेरे पास में इथेनॉल ही है, मान लो कि इथेनॉल ही है, ठीक है, मेरे पास में CH3 CH2 OH इथेनॉल है। अब मुझे पता है कि इसके फ्रेगमेंट्स क्या क्या पॉसिबल है। अब ये फ्रेगमेंट कैसे होंगे वो मास में पढ़ा जाता है, बट मुझे चलो ये पता है कि इसके फ्रेगमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। मैंने मान लिया कि ऐसे टूट सकता है कि ये रेडिकल, और आप मान लो रफली लिख रही हूँ एकदम, है ना, ये मानते हुए कि अपन दोनों को ही मास नहीं आता, तो बोला ये रेडिकल और ये रेडिकल बन सकता है, मान लो चलो यही है ना। मेरे को पता है कि अच्छा ये ऐसे दो फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है, करेक्ट है। या फिर मान लो चलो एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि CH3 CH2 रेडिकल और एक OH रेडिकल, अपन ने ऐसे मान लिया कि एक ये भी बना सकता है ना। ये ग्राफ उल्टा क्यों चलता है वो भी बताऊंगी अनूप, सब बताऊंगी, अभी शांति रखना थोड़ी। तो ये रेडिकल भी बन सकता है, ये रेडिकल भी बन सकता है, फ्रेगमेंट बन रहे हैं ना, हो सकता है ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट बन रहा हो, करेक्ट है। तो फ्रेगमेंटेशन तो कैसे भी हो सकता है, डन। अब मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, वो मास में ही पता चलता है जब हम मास पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए रफली हमने मान लिया कि ये फ्रेगमेंट 4 बनेंगे, है ना, ये भी हो सकता है, ये भी, ओके ठीक है। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उसमें पता है अलग अलग, जैसे इसका कितना होता है 16, इसका होता है 17, तो एक पीक मिली मुझे 17 पे, ये कितने होते हैं, ये 24, और 24 और 5 कितना 29, तो मुझे पता चला ये 29 पे मिलता है। ऐसे ही इसका कुछ भी लिख रही हूँ कि 50, इसका लिख रही हूँ 16, वट एवर। तो मैंने बोला मुझे ना 4 पीक मिली, ऐसे देखो कैसे, अब एक मिली 17 पे, एक मिली 50 पे, एक 25 पे, एक इस पे। मैंने बोला अच्छा ये 4 पीक्स मिल रही है, इट मीन्स जो मैं सोच रही थी वो करेक्ट है कि मेरे पास में इथेनॉल ही था, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है वो 4 फ्रेगमेंट में टूटता है, तो पक्का ये 4 फ्रेगमेंट इसी के आए हैं। ये तो हुआ सीधी, ये तो हुआ एकदम सीधे सीधे सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना। उल्टे शब्दों में कैसे है कि PYQs आपके जो CSI नेट के आते हैं वो पता है कैसे आते हैं कि बताओ इसका एक फ्रेगमेंट बना है जिसका मास आ रहा 17 पे, वो कौन सा फ्रेगमेंट है, 4 ऑप्शन दे देगा, वो चारों यही है, यही चारों ऑप्शन है। वो पूछ लेगा बताओ कौन सा फ्रेगमेंट है जो M/Z 17 पे आ रहा है, तो आपको बोलना होता है ये, ऐसे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, है ना। अभी तो सिर्फ एक तरीके से आपको क्या दिया है, एक डेमो टाइप का है कि भाई हाँ ऐसे कुछ होता है मास में, जिसमें हम बात करते हैं फ्रेगमेंट्स की। 2 बातें करते हैं देखो इसमें मास में हम, एक तो फ्रेगमेंट्स की, है ना, फ्रेगमेंट्स की जिसको हम ग्राफ से रीड करते हैं, ठीक है, 1। और नंबर 2 बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होगा कैसे, कैसे बनेंगे फ्रेगमेंट्स, वहां बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। डन, ये 2 बातें हमें करनी है, जो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है NMR और IR से। मास एकदम अलग चलता है, IR NMR फिर भी थोड़े रिलेट हो पाते हैं दोनों आपस में, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल की कंप्लीट कुंडली बनाने में मदद करते हैं। डन, मास भी करता है लेकिन मास थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे है, ये अलग कंसेप्ट पे है, यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं है। डन, चलो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं NMR। अब मैं शांति से स्टार्ट कर रही हूँ NMR को, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हेडिंग डाल दो, आप स्टार्ट करते हैं NMR। इनमें क्या हो रहा है आप समझते हैं। देखो आप ऐसे मानो कि आपके पास में एक ये कोई भी एटम है, ठीक है, एटम का ये कोई भी न्यूक्लियस है। डन, अब क्या हो रहा है समझना एक बार। मैंने लिया कि मेरे पास में कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट एनर्जी स्टेट, डीजेनरेट एनर्जी लेवल। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम ना, तो बोला डीजेनरेट इनका एनर्जी लेवल है, मतलब सेम ही एनर्जी लेवल है। मान लो कि मेरा न्यूक्लियस या तो पॉसिबिलिटी है क्लॉक घूम रहा हो या पॉसिबिलिटी है एंटी क्लॉक घूम रहा हो, इस तरीके से मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक डीजेनरेट एनर्जी स्टेट में। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनो, देखो मजेदार एक कंसेप्ट ये आता है कि कभी भी न्यूक्लियस अपने ही एक्सेस पे घूमता है। जैसे न्यूक्लियस का एक्सेस है, ये है ना, और जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एक्सेस हो गया उसका, ठीक है। न्यूक्लियस अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है, चाहे क्लॉक करे चाहे एंटी क्लॉक करे, बट घूम अपने ही एक्सेस पे रहा है। कहीं ऐसे नहीं घूमने की बात कर रही, अपने ही एक्सेस पे घूमने की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, है ना, टाइनी, अब ऑब्जेक्ट बोलना गलत हो गया, ऑब्जेक्ट थोड़ी है, तो ऐसे बोलना जब भी कोई छोटा सा पार्टिकल हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हो, प्रोटॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस में इसलिए, तो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो अपने ही एक्सेस पे घूम रहा हो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आपने 9th-10th में ऐसा पढ़ा था क्या कि एक वायर में जब भी इलेक्ट्रॉन्स जाते थे तो हम बोलते थे कभी भी कोई पार्टिकल कभी भी घूमता है ना, रोटेट करता है या कुछ भी करता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो उनके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है।
पढ़ा था आपने कि करंट भी होता है, मतलब करंट तो पास होता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ऐसे पढ़ा था। अभी वही चीज बता रही हूँ कि अगर एक टाइनी पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो अपने एक्सिस पे घूमते घूमते इससे एसोसिएट होगा छोटा सा इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड। मानते हो कि नहीं कि एक पार्टिकल कभी भी अपने एक्सिस पे घूमेगा तो उसी से एसोसिएटेड होगा एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा था हम लोगों ने कहीं, ये है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि ये जो न्यूक्लियस है ना मेरा, ये जो न्यूक्लियस है ये एक्ट कर रहा है टाइनी मैग्नेट की तरह, छोटा सा मैग्नेट की तरह ये एक्ट कर रहा है। इट इज एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट की तरह ये एक्ट कर रहा है। करेक्ट है। अब क्या हुआ सुनना, इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एक बड़े सारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख दिया। आप बताओ मैग्नेट्स क्या करते हैं? मैग्नेट्स के अगर सेम पोल होते हैं तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, अपोजिट होंगे तो रिपेल कर जाएंगे। इट मीन्स आप एक छोटे से मैग्नेट को है ना, कुछ ऐसी चीजें नहीं होती थी जिनमें ना पता भी नहीं होता था कि ये मैग्नेट है, लेकिन अगर मैग्नेट के पास ले आओ तो वो चिपक जाते थे, पता चलता था अच्छा है तो मैग्नेट है ना, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो चिपक रही है इसके, ठीक है। इट मीन्स वो जब चिपकते हैं, मैग्नेट जब चिपकते हैं जब उनके सेम पोल होते हैं, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब उनके अपोजिट पोल होते हैं और सेम पोल होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। डन। मतलब अनलाइक नॉर्थ और साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, समझते हो ना भाई, और अपोजिट होंगे तो वो रिपेल करेंगे। डन। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपसे कि ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। डन। ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट का पोल है, मान लो कि ये नॉर्थ है, मान लो कि ये साउथ है। डन। ये आपको दिख रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, डन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक्ट कर रहा है एक छोटे से मैग्नेट की तरह, तो ये भी मैग्नेट हुआ। डन। जैसे इस मैग्नेट को मैं इसके बीच में लाऊंगी, पता है क्या होगा, ये जो डिजनरेट एनर्जी लेवल्स थे ना, ये दोनों टूट जाएंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में। इट मींस आपको जो दिख रहा है ये दोनों डिजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, ये टूट जाएंगे इस तरीके से। टूट जाएंगे मतलब कि मान लो ये वाला एकदम ऊपर अट्रैक्ट हो गया, मान लो कि ये वाला एकदम इससे अट्रैक्ट हो गया, तो ये जो आपने डिजनरेट एनर्जी लेवल्स देखे थे ये दो एनर्जी लेवल्स में टूट जाएंगे। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो ऊपर गया आउट ऑफ रिपल्शन गया, ऐसे समझ लो, या ये जो ऊपर गया एनर्जी लेवल ये आउट ऑफ इसके अट्रैक्शन से गया, कैसे भी समझ लो। ये जो नीचे आया ये इसके अट्रैक्शन से आया, ऐसे समझ लो। ये जो नीचे आया ये इसके नॉर्थ वाले पोल के रिपल्शन से आया, कि उसको रिपेल करते हुए एकदम खुद को नीचे ले आया। डन। तो हम बोल रहे हैं जो डिजनरेट एनर्जी लेवल्स बने थे ये दो लेवल्स में, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में टूट गए जैसे ही हमने इनको प्लेस किया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट कह रही हूं इसको, जो यहाँ इन दोनों के बीच में है, नॉर्थ और साउथ के बीच में। डन। तो मैंने बोला एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैं इसको इसके बीच में लाई, न्यूक्लियस को लेके आई, तो न्यूक्लियस भी खुद भी मैग्नेट था, तो एक पोल ऐसे मान लो अट्रैक्ट कर गया, एक नीचे चला गया इससे अट्रैक्ट होके, या कैसे भी समझ लो कि इससे रिपेल हो गया और यहाँ आ गया। दो एनर्जी लेवल्स में ये टूट गया जिनको मैं कह रही हूँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट कह रही हूँ, पहले डिजनरेट थे, पहले सेम थे, अब एक ऊपर एक नीचे हो गया। इट मीन्स अब यहाँ पे बन गए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अब दो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब मान लो आपकी मेरा न्यूक्लियस यहाँ है, डन, और ये न्यूक्लियस मान लो कि क्लॉक घूम रहा है, कैसे भी हो सकता है। आप मान लो कि मेरा न्यूक्लियस क्लॉक घूम रहा है, या आप ये भी मान सकते हो कि एंटी क्लॉक घूम रहा है, कोई भी एक रोटेशन मैंने मान लिया कि मान लो कि मेरा न्यूक्लियस यहाँ पे क्लॉक घूम रहा है। डन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ही ये यहां से ये क्रॉस करके इधर जाएगा, मीन्स ये वाला जैसे ही इस एनर्जी लेवल में जाएगा, ये न्यूक्लियस मेरा जैसे ही इसमें जाएगा अपना स्पिन बदल लेगा। वापस रिपीट करती हूँ, न्यूक्लियस यहाँ पे है, लेट्स सपोज कि ये क्लॉकवाइज है, इसमें इस वाले एनर्जी लेवल और इस वाले एनर्जी लेवल में ये गैप है जिसको हम डेल्टा ई कह सकते हैं, क्या डेल्टा ई गैप है। ओके। तो अगर मेरा न्यूक्लियस यहाँ है और वो क्लॉक घूम रहा है, अगर इसको डेल्टा ई के सफिशिएंट एनर्जी कहीं से मिल जाए ना, कहीं से भी मिल जाए, तो ये यहां से कूद के ऊपर चल जाएगा और अपना स्पिन चेंज कर लेगा, इसका स्पिन बदलेगा जब ये यहाँ पहुंचेगा। डन। तो अगर ये ऐसा कहीं से मिल जाए ये एनर्जी तो इसका स्पिन चेंज हो सकता है। और एनएमआर में हम क्या बोल रहे हैं, अब सुनो, एनएमआर में क्या होता है, हम अपने सैंपल को प्लेस करते हैं एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में, और इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, जो भी हम सैंपल लेके आए हैं उसमें एटम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है, एटम का न्यूक्लियस है। डन। न्यूक्लियस का अपना कोई स्पिन है, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। डन। जैसे ही उस हाइड्रोजन एटम को आप एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में रखोगे, एक्चुअली उस इंस्ट्रूमेंट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है,
वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके एनर्जी लेवल्स जो डिजनरेट थे उनको डिस्क्रीट बना देता है, एक गैप क्रिएट कर देता है। अब इसको चाहिए कुछ एनर्जी, जैसे ही वो एनर्जी सप्लाई होगी, और ये एनर्जी पता है कौन सी होती है, ये एनर्जीज होती है बाहर से रेडियो वेव्स मिलती है इसको। कौन सी एनर्जी इस पे फॉल कराते हैं हम लोग, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, जैसे ही हम रेडियो वेव इस पे फॉल कराते हैं, रेडियो वेव ना, अब देखो एक बात है यहाँ पे, रेडियो वेव एक्ट करती है, रेडिएशन एक्ट करती है दो तरीके से, पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। आपने पढ़ा होगा ना, ड्यूअल नेचर होता है। इट मींस जो भी रेडिएशन है, रेडियो वेव्स है या कोई सी भी रेडिएशन है, उसके दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी है उसका और वेव नेचर भी है। अब वेव नेचर तो क्या है कि भाई ये रेडिएशन है, ठीक है। पार्टिकल नेचर क्या है कि इसमें स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पढ़ते थे ना अपन। इट मींस ये जो रेडियो वेव्स हम इस पे फॉल करा रहे हैं, वो जो रेडिएशन है उसके पास दोनों नेचर हैं, पार्टिकल भी वेव भी। तो ठीक है, मैं इस पे एक वेव फॉल करवा रही हूँ, करेक्ट है, और इसमें एक पार्टिकल नेचर है, इट मींस इसमें स्टोर्ड एनर्जी के पैकेट्स है। अगर ये अपनी एनर्जी इसको दे दे, ट्रांसमिट कर दे, तो ये यहां से कूद के यहां चला जाएगा और इसकी स्पिन चेंज हो जाएगी, और जैसे स्पिन चेंज हुई एक सिग्नल आएगा, समझ पाए, इसका एक सिग्नल जनरेट होगा। इट मींस जितने टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप के अलग अलग सिग्नल्स यहां से क्रिएट होंगे। तभी हम कहते हैं कि जितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं उतने टाइप के सिग्नल हैं, समझ पाए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है एनएमआर का, कि ये ऐसे काम करता है। इसमें किसने मदद करी, रेडियो वेव्स ने, रेडिएशन ने अपनी एनर्जी इस पे ट्रांसमिट कर दी और इसने एनर्जी यूज कर ली यहाँ पे। अब एक दो सवाल है यहाँ, वो आपसे पूछती हूँ मैं, है ना। आप पहले तो इतना डाइजेस्ट कर लो, मुझे बताओ इतनी बातें समझ में आई हो तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ जल्दी बोलो, इतनी बातें सभी को क्लियर है। इतनी बातें सभी को समझ में आई, एक दो क्वेश्चन कर लूं। पक्का क्लियर है यहां तक सभी को, एक दो सवालों के जवाब दे पाओगे, समझ गए पक्का। चलो, आज तुम लोग काफी एक्टिव हो, बड़े दिन बाद मिले हो ना, तुम्हें ब्रेक नहीं मिलता बेचारे, इसलिए परेशान हो जाते हैं ये लोग। आज इनको ब्रेक मिला, आज थोड़े ताजा लग रहे हैं, है ना। वरना 3-3 क्लास के मारे होते हैं, फिर तो जवाब ही नहीं देते, पूछ के मर जाओ, खप जाओ, ये आंसर नहीं देंगे। आज तो भाई सही है, तुम्हारी एनर्जी अच्छी है आज। चलो, एक सवाल है आपसे, देखो सवाल ये है, सवाल मेरा ये है कि मैंने तो ऐसे सुना था, है ना, मैंने बचपन में ऐसे पढ़ा था कि एक वेव होती है ना। देखो यहां बताती हूँ आपको, कुछ ऐसे पढ़ा था मैंने कि अगर एक वेव है, मान लो कि ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऑफेंड मत हो जाना भाई, कैसे भी ले लो उसको, ऐसे ले लो, ये लो एक वेव है, ठीक है ना, कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा होगा। और दूसरा मैंने ऐसे पढ़ा था कि अगर एक और वेव है ना, अब कुछ ऐसे पढ़ी थी चीज कि इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होती है μ1, इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होती है μ2, है ना, और ये दोनों, अब वो वर्ड याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, वो कुछ ऐसे पढ़ा था कि ये वेव्स ना ऐसे कपल कर जाती हैं, तो ऐसे इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आपने भी पढ़ा होगा ना 12th में, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ऐसे कुछ पढ़ा था। इट मींस एक वेव दूसरी वेव फ्रीक्वेंसीज मैच हो रही हैं, तो ये चीजें ऐसी कपल कर जाती हैं और एक ऐसी वेव बन जाती है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ऐसे कुछ पढ़ा था ना। वही बात यहाँ पे ऐसे भी पढ़ी गई है, मैंने ऐसे भी पढ़ी थी कि जब भी फ्रीक्वेंसीज मैच होती है ना, फ्रीक्वेंसीज मैच होती है तभी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, तभी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। जैसे अपन ये बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इधर कर रहे हैं, कहाँ गया, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई इसकी अपनी कोई एनर्जी है रेडियो वेव की, है ना, इसकी अपनी कोई एनर्जी है ई, ठीक है, इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी भी है, डन है, मान लिया चलो μ1, तो बोला हाँ μ1 है, ठीक है, इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी है, वेव है ना वो तो, ठीक है। अगर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, मैच करेंगे तो वो अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसमिट कर देगा और ये वो उस एनर्जी को लेके ऊपर पहुंच जाएगा, डन। अब मुझे समझ एक बात नहीं आ रही कि भाई अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है, तुम बोल रहे हो इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये तो पार्टिकल है, ये वेव थोड़ी है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात कि एनर्जी ट्रांसमिट तब होती है जब वेव्स की फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं, है ना, तभी तो एक वेव दूसरे में अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती है, डन है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पार्टिकल है,
फिर एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हुई, इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, बताओ। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? हाँ, कॉन्क्रीट डिस्क्रीट कुछ पढ़ा था, हाँ मुझे भी ऐसा याद है, नाम भूल गई थी इनके। ऑल दो आई एम वेरी हैप्पी मैं फिजिक्स को पीछे छोड़ दिया। जब नई नई आई थी ना फिजिक्स तभी अच्छी लगी थी, वैसे 11th में बहुत फैन हो गई थी मैं एकदम, वाह फिजिक्स तो बहुत बढ़िया। 12th तक पढ़ी जब ऐसा हो गया कब जाएगी। इवन 11th में तो मेरे ये हाल थे कि मुझे लगा मैं आगे तक फिजिक्स में ही जाऊंगी, एमएससी में फिजिक्स में करूंगी, बीएससी सब फिजिक्स में होगा। 12th तक वो भूत उतर गया भाई। रेडिएशन में पार्टिकल नेचर रेडिएशन में पार्टिकल नेचर तो होता है रेशु, ठीक है, वो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, मेरे को समझ में आता है। बट ये तो पार्टिकल है ना, पार्टिकल कब से वेव बन गया, ये बताओ। रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल का डुअल नेचर थोड़ी होता है। अब ये तो तुम्हारा डुअल नेचर है जो तुमने पार्टिकल को भी डुअल नेचर बता दिया, है ना। बोल रहे पार्टिकल ऑल्सो है ड्यूअल नेचर, भाई ऐसे नहीं होता, है ना। अब कुछ भी मत करो, देखो माना मैंने फिजिक्स लिमिटेड टाइम तक पढ़ी है बट ऐसी भी नहीं पढ़ी कि पार्टिकल का डुअल नेचर होता है। पार्टिकल का डुअल नेचर नहीं होता, वेव रेडिएशन का होता है। तो रेडिएशन का डुअल नेचर है, रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, पैकेट ऑफ फोटॉन्स, ओके, और वेव की तरह बिहेव भी करती है, तभी इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी है। लेकिन पार्टिकल के लिए मैंने कभी भी डुअल नेचर नहीं पढ़ा, ऐसी फिजिक्स नहीं पढ़ी मैंने, है ना, नहीं होता पार्टिकल का, ठीक है। फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इसकी कहां से आ गई फ्रीक्वेंसी, है भाई किसी के पास जवाब, बोलो, है कोई भाई जो बता पाए पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कहां से लाएं। अच्छा चलो एक बात पे आते हैं ना आपकी बात ना मेरी, अब एक बात पे आते हैं, देखो अगर ये रेडिएशन है, ठीक है, एग्री करते हो, हाँ, अगर ये रेडिएशन है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस, मैग्नेटिक फील्ड है, यस, तभी आप इसको रेडिएशन बोल रहे हो, बिल्कुल, है ना। अभी पीछे पढ़ाया था ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, पढ़ा था ना अपन ने। इट मीन्स रेडियो वेव है, इसके पास दोनों है, पार्टिकल वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसलिए ये रेडिएशन है, करेक्ट है। इस पे आओ जरा, ये न्यूक्लियस है, ओके, क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, बोलना हाँ है, क्योंकि हमने इसको टाइनी मैग्नेट बोला था, है ना। ये भाई न्यूक्लियस है, इसको हमने पीछे भी टाइनी मैग्नेट बोला था, इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड तो है, कहीं से आप इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओ, अगर आप ले आए तो मैं बोल दूंगी ये भी एक्ट कर रहा है एज अ वेव, मैं इसको वेव बता दूंगी, फिर बोल देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी है, समझ गए। आप कहीं से इसके पास में क्या ले आओ, इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड तो है, आपने बताया था अभी पीछे, ये लिखा ना मैंने कि न्यूक्लियस टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, इट मीन्स इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड तो है। आप कहीं से इस न्यूक्लियस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए तो मैं बोल दूंगी इसके पास दोनों है, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये एक्ट कर रहा है एज अ रेडिएशन, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी भी है, अपन बोल देंगे। समझ पाए बात हमारी। इट मीन्स हमें चाहिए कहीं से इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे एसोसिएटेड मुझे क्या नीडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लिखवाऊंगी, लैंग्वेज लिखवाऊंगी, शांति शांति, अभी सिर्फ समझो, इससे एसोसिएटेड मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सुनो एक बहुत ही मस्त बात, क्या होता है देखो जब ये न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे घूमता है, ऐसे अपने एक्सिस पे घूमता है इस तरीके से, तो इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्ट करता है ऐसे टाइनी मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड होता है, करेक्ट है, एकदम सही है। ये ऐसे घूमता घूमता ना, ये ऐसे भी घूमता है, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी वाली बात, ये ऐसे भी घूमता है, ये ऐसे भी घूमता है, ये ऐसे भी घूमता है। आपने वो देखा है क्या, वो बचपन में वो कौन सा गेम आता था, वो बेबलेट, वो क्या आता था कि उसको ऐसे चला के छोड़ दो, लट्टू जिसको हम बोलते थे, वो ऐसे घूमता रहता था, है ना, ऐसे घूमता रहता था और फिर ऐसे घूमता घूमता रुक जाता था एक मोमेंट पे आके। इट मीन्स ये जो पूरा ऑर्बिट में घूमता है ना, जब ये ऐसे घूमेगा तो इससे एसोसिएटेड होगी एक फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोल रहे हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, और जब ये ऐसे भी घूमेगा ना, अपने ऑर्बिट्स में घूमेगा, तब इससे एसोसिएटेड होगा एक फील्ड जनरेट होगा जिसको कह रही हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो देखो, हम ऐसे बोल रहे हैं कि जब ये न्यूक्लियस मान लो कि ये न्यूक्लियस है, जब ये न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा है, ठीक है, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा,
कंप्लीट ऐसे घूमेगा, है ना। जब भी न्यूक्लियस कंप्लीटली इस तरीके से घूमेगा तो इससे जनरेट होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब ऐसे घूमेगा तो इससे जनरेट होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पास दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। और जैसे ही इसके पास दोनों हुए, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे दोनों चीजें आई, मैंने बोला अब ये न्यूक्लियस भी एक्ट कर रहा है एज अ वेव। और अगर ये वेव है तो एक फ्रीक्वेंसी भी है। और जब ये ऐसे घूमता है ना तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। डन। तो अब आ गई ना इसके पास में फ्रीक्वेंसी। और हम क्या बोल रहे हैं कि जब इसकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, सुनना ध्यान से, जब इसकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, अब आ गई ना इसके पास में फ्रीक्वेंसी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, बस उसी मोमेंट पे एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। और उस एनर्जी को लेके ये ऊपर जाके अपना स्पिन बदल लेता है। और जैसे स्पिन बदलता है एक सिग्नल इम्पार्ट होता है, समझे। इट मीन्स ये बात कहां से आई कि भाई इसने एनर्जी ट्रांसमिट करी, जब इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। तो हमने बोला इसकी तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कहां से आई कि जब ये ऐसे घूमता है, अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, साथ साथ ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है। जब ये ऑर्बिट्स में घूमता है तो जनरेट होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इसके पास मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रिक भी है, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी भी है, और इसको कहते हैं हम लोग प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। सभी को क्लियर है क्या। और जब प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी तब ही एनर्जी ट्रांसमिट होगी। क्लियर है क्या। अब ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने है, कंप्लीट हो चुका है। मुझे बताओ आपको समझ में आया क्या। थोड़ा बहुत फिर कुछ लिखवा देती हूँ बस। बोलो भाई। बताओ भाई, सभी को क्लियर है क्या। चले, सभी को क्लियर है। अब देखो इसमें ना लिखने जैसा आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अदरवाइज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है ना। इसमें लिखवाऊं कैसे, मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि इसमें कैसे लिखवाऊं। बस इसमें एक दो बातें लिखवा सकते हैं, इसमें एक दो बातें लिखवा सकते हैं। अब ना बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो जाएगी अगर मैंने लिखवाया तो। अब मैं ऐसे लिखना चाह रही हूँ कि इनिशियली न्यूक्लियस हैज, बहुत लैंग्वेज हो जाएगी, आप लिख लेना, मैं बोल देती हूँ। इनिशियली न्यूक्लियस हैज डीजनरेट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। जैसे हम उसको एज सुन एज वी प्लेस्ड इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट डिस्पार्टेड इनटू टू फील्ड्स, एक लोअर एनर्जी लेवल, वन इज ऑफ हायर एनर्जी लेवल। डन। ये वाले विच आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डन। तो जब भी न्यूक्लियस आपका कहीं भी प्रेजेंट है विद क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, कैसे भी हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, तो मान लो कि क्लॉकवाइज प्रेजेंट है हम उस पर रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, रेडियो वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी कौन सी, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, व्हेन इट गेट मैच्ड एनर्जी गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम रेडियो वेव्स टू न्यूक्लियस, एंड बाय एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी ये न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है, ठीक है, और उसका स्पिन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट वी गेट अ सिग्नल जिसको हम कहते हैं एनएमआर सिग्नल। डन। बस ये बातें हैं कुछ जो आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हो, है ना। और ये प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी कहां से आई कि जब न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे घूमता हुआ ऑर्बिट में भी घूमता है, रोटेट करता है ऑर्बिट में भी, तो एक जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी से जनरेट होती है एक प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। बस इसको आप लिख लेना थोड़ा सा, मैं लिखवाऊंगी ना बोर्ड भर जाएगा फालतू में, इतना मैं नहीं चाहती है ना, तुम लिख लेना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आपसे, बस ये समझने के लिए, बेस्ट लगे तो आप लिख लो अपनी लैंग्वेज, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बात समझो, देखो एक बात समझना, एक दो बढ़िया बढ़िया बातें हैं जो समझनी है अपने को, है ना, लिखने से भी इंपॉर्टेंट समझनी है। देखो क्या समझना है, अभी ना मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये डिस्क्रीट सॉरी डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है और ये टूटते हैं ऐसे, है ना, टूट जाते हैं दो अलग अलग लेवल्स में, और बीच में जनरेट होता है एक डेल्टा ई। सही बोला था, डेल्टा ई जनरेट होता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये गैप कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये डिपेंड करता है, ये गैप डिपेंड करता है कि तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है।
आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, जिसमें आप इसको प्लेस कर रहे हो ना, ये जिसमें आप इसको प्लेस करते हो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ साउथ लिखे थे मैंने, इट मीन्स ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी नॉट कह रही हूं, ये कितना स्ट्रांग है। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये गैप बहुत बड़ा गैप होगा, अगर ये थोड़ा कम स्ट्रांग हुआ तो ये गैप थोड़ा पास का होगा। इट मीन्स ये गैप डेल्टा ई कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। एक तो ये बात। अब सुनो, देखो नेक्स्ट, बस यहीं से एक एक्सप्रेशन बन जाता है कि डेल्टा ई, ये साइन हटाऊं तो यहाँ पे आएगा एच क्रॉस बी नॉट। ठीक है, ये एच कट क्या बोलते थे इसे, आप बता सकते हो कोई कमेंट में? इस एच कट को हम लोग क्या बोलते थे? एच कट बी नॉट। तो डेल्टा ई को ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट होता था कि बी नॉट, नहीं प्लैंक्स तो एच होता है। एच कट को हम लोग क्या बोलते थे? एच कट कांस्टेंट आता है ना फिजिक्स में, याद आ रहा है किसी को? एच कट को लिखते थे एच अपॉन 2 पाई, मुझे एच कट का नाम नहीं पता, याद भी नहीं है क्या था ये, है ना? तो इट इज एच अपॉन 2 पाई। ये हो गई मेरी वन इक्वेशन, नंबर 1, है ना? इस इक्वेशन को कह सकती हूँ नंबर 1 इक्वेशन, जो मैंने आराम से क्रिएट कर ली। कैसे क्रिएट करी? कि भाई ये जो डेल्टा ई गैप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि तुम्हारा कितना वो होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। डन। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, इस एच कट का नाम जैसा कि आप लोग बता रहे हो, इसका नाम है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, है ना? सही तो बता रहे हो ना भाई, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है कौन से वाले पेपर में आ रहा है एच कट क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। तो एक तो एच कट है जिसको आप रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहे हो, और उसकी वैल्यू बस ध्यान है होनी भी चाहिए कि एच अपॉन 2 पाई लिखते थे इसको। डन, ऐसे। ओके, अब एक और बात सुनो कि डेल्टा ई को मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ एच न्यू, ये। अच्छा आप बताओ ये म्यू किसकी है? म्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है? अरे रेडियो वेव्स की। तो इसकी ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू, और म्यू को भी ना, म्यू आपके एनएमआर में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तो टू बी वेरी क्लियर कि ये म्यू क्या है, तो म्यू इसका है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको एब्जॉर्प्शनल लिख रही हूँ, ABS, दैट इज एब्जॉर्प्शनल, जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, तो मैं इसको लिख रही हूँ म्यू एब्जॉर्प्शनल, ABS। ठीक है, अब देखो, तो मैं यहाँ ये भी लिख रही हूँ कि डेल्टा ई को तो मैं एच न्यू भी बोल सकती हूँ, एच म्यू मतलब ABS, एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव की है। ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ सेकंड, है ना? इसको बोल सकती हूँ सेकंड, और फ्रॉम 1 and 2 समझ पा रहे होंगे शायद, अब मैं इक्वेट कर दूंगी फ्रॉम 1 and 2। कैसे लिखेंगे दोनों से? कि एच अपॉन 2 पाई बी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू ABS। समझ पाए क्या? ये दोनों चीजें हो जाएंगी यहां से कैंसिल। यहाँ पे ना एक गामा भी आएगा, गामा एच अपॉन 2 पाई, एक गामा भी आना चाहिए, गामा। गामा भी एक कांस्टेंट ही है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है, ये भी बताऊंगी क्या होता है। तो यहां से आप लिखोगे इसको गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू म्यू ABS। डन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब देखना, जो यहां से गामा बी नॉट है ना, गामा बी नॉट, इसको बोलते हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, तो म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू म्यू एब्जॉर्प्शनल। ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन, ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, जिसको मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ कि म्यू ABS क्या है? एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, और म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी थी? न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी। ये एक एक्सप्रेशन आ गया जो रिलेट करवा रहा है ABS को, है ना, एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी को और प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी को, कि प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू म्यू ABS या एब्जॉर्प्शनल। क्लियर है क्या? चले आगे, इस गामा को भी डिफाइन कर देती हूँ। गामा क्या होता है? गामा को भी डिफाइन कर देते हैं। गामा को लिखिए, यहां लिख देती हूँ, गामा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जिस ये कांस्टेंट है जिसकी अपनी वैल्यूज होती हैं। न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, न्यूक्लियस क्या, सॉरी हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, जो गिवन होती है अक्सर क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखो एक बार, समझो मैंने क्या लिखा है यहाँ। डेल्टा ई, मैं इस गैप की बात कर रही हूँ,
देख के बताओ, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है कि आपके? म्यू एबीएस और म्यू एब्जॉर्प्शनल में ये रिलेशन है। क्लियर है? चलूं आगे। अब इसका करना क्या है, इसका छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन जाता है। आपसे ये पूछ लेते हैं, देखो इस पूरे को मैं यहां लिख सकती हूं कि म्यू प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू म्यू एबीएस इनटू में 2 पाई। ये मेरे पास में रिलेशन रेडी है, प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी और म्यू एबीएस एब्जॉर्प्शनल दोनों का। 2 पाई को उधर भेज दिया, आराम से रिलेशन मैंने बना लिया। इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाते हैं, जहां हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो म्यू प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी है इट इज गामा बी नॉट। ये किसके इक्वल है? गामा बी नॉट के, है ना, यहीं से तो लाए थे इसको। ये है गामा बी नॉट के, अरे यहाँ देख लो ना, जो ये गामा बी नॉट है इसी को तो मैंने प्रेसेशनल बोला था। तो गामा बी नॉट एक्चुअली आपका प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये आपको बस कहीं लिख लेना, गामा बी नॉट इज व्हाट? प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब सुनो ये गामा क्या है। गामा एक्चुअली गायरोमैग्नेटिक रेशियो को बोलते हैं हम लोग, और ये ना आपको ये बताता है, गामा की एक प्रॉपर्टी होती है, गामा आपको ये बताता है कि आपका जो ग्राफ है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ ऐसे लिख रही हूं कि आपका जो ग्राफ है ना वो कितना क्लियर बनेगा। मतलब जैसे सिग्नल्स है ना, सिग्नल्स आते हैं, सपोज कर लो कि 2 हाइड्रोजन हैं अपने एनएमआर में, ठीक है, अपने सैंपल में, सॉरी। अब अगर उनके 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, वो सिग्नल एकदम चिपके चिपके आएंगे, ये वो थोड़े से दूर आएंगे जिनको पढ़ा जा सकता है, तो वो कैसे आएंगे? ये चीज का आइडिया, इस बात का आइडिया कि कितना क्लियर, कितना क्लैरिटी से आपका ग्राफ बनेगा, इस बात का आंसर आपको देता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये गामा देता है। जैसे कि आपको बताऊं अगर, तो गामा की वैल्यू अगर आप हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हो ना, तो वो आती है कुछ 42 पॉइंट समथिंग आती है, ऑलमोस्ट रफली 40 लिख रही हूँ, वैसे 42 कुछ होती है, तो 40 मान लो मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, ये इसकी वैल्यू होती है। वहीं गायरोमैग्नेटिक ये रेशो अगर कार्बन के लिए पढ़ोगे तो ये 10 ही होता है, 10 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। इट मीन्स ये भी ध्यान रखना, और नोट्स में ही लिखना है ये चीज भी, कि ऐसे लिखना कि गामा ऑफ कार्बन इज 4 टाइम्स ऑफ, कैसे भी लिख लो इसको, 4 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख लो, है ना। चाहो तो ऐसे लिख लो, कहीं काम आ सकता है आपके क्वेश्चन में, और चाहो तो आप ऐसे लिख लो कि गामा ऑफ हाइड्रोजन बाय गामा ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 4, जैसे मर्जी आपकी, है ना, एक ही बात है कि गामा ऑफ हाइड्रोजन बाय गामा ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 4। या इसको लैंग्वेज में भी ध्यान रख सकते हो कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ कार्बन। इट मीन्स आप खुद बताओ किसका ग्राफ पढ़ना मेरे को ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर एकदम क्लैरिटी से किसका ग्राफ मिलेगा, हाइड्रोजन का कि कार्बन का? ऑब्वियसली हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 40 आ रहा है, उसकी वैल्यू 10 आ रही है, इट मीन्स वो उसका 4 टाइम ज्यादा क्लियर है, उसका 4 टाइम ज्यादा स्पेसिफिक है, आप पढ़ सकते हो आराम से, है ना, स्टडी कर सकते हैं। इट मीन्स गायरोमैग्नेटिक रेशियो हाइड्रोजन का ज्यादा क्लैरिटी से होता है एज कंपेयर टू कार्बन। ये भी वन ऑफ द रीजन है, 2 रीजन है वैसे, 2 रीजन है कि कार्बन का एनएमआर क्यों नहीं पढ़ा जाता। कार्बन वैसे तो एनएमआर इनएक्टिव होता है, कार्बन का 13 आइसोटोप जो होता है ना, बताती हूँ, रुको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है ना, तुम भी सोच रहे होंगे लिखेंगे कैसे इसको, है ना, रुको देखो, आप जो भी बात इंपॉर्टेंट लगे ना उसको नोट्स के ऊपर वाली जो खाली जगह होती है ना उसमें लिख लेना, क्योंकि ऐसी बातें नहीं है जिनसे डायरेक्ट सवाल बने, ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं अपने, ठीक है। देखो क्या है, ऐसे लिख रही थी मैं कि जो कार्बन आपका 12 होता है वो इनएक्टिव होता है, एनएमआर में उसकी स्टडी नहीं करी जाती, आता ही नहीं है सिग्नल। लेकिन हम लोग कार्बन 13 को पढ़ते हैं, है ना, किसको पढ़ते हैं? कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव होता है, कार्बन 12 इनएक्टिव होता है, उसको पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, कार्बन 13 की भी जो स्टडी है ना वो बहुत कम करी जाती है। ऐसे समझ लो कि अगर इसको 10% पढ़ते हैं ना तो 90% तक स्टडी किसकी कर रहे हैं हम? 1H एनएमआर की, इसकी कर रहे हैं। 90% एनएमआर जो पढ़ा जाता है वो इस पे पढ़ा जाता है, कुछ परसेंट पढ़ा जाता है कार्बन पे, और बाकी जो थोड़ा सा परसेंट बच गया फॉस्फोरस, बोरॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के लिए पढ़ते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो आप जानते हो ना, जैसे आप जानते हो कि भाई कुछ भी ले लो कि फ्लोरीन है ना, या फॉस्फोरस है 31 है, P31 एनएमआर एक्टिव होगा, जरूरी नहीं है।
हो सकता है उसका कोई और आइसोटोप एनएमआर एक्टिव हो। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और उनके आइसोटोप हो सकते हैं जो एनएमआर एक्टिव निकले। किस किस की स्टडी करेंगे? इट मीन सबकी स्टडी नहीं करी जाती और ना उनका ग्राफ इतना स्पेसिफिक आता, नहीं आता सबका। इसलिए हम लोग मैक्सिमम स्टडी हाइड्रोजन पे करते हैं। नंबर 1, इसकी एबेंडेंस बहुत अच्छी है, हर जगह मिल जाता है ना, बहुत कॉमन इंसान है। और दूसरी चीज है कि इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो काफी अच्छा होता है, तो ग्राफ बढ़िया मिलता है। दो बातें हैं, कार्बन के लिए भी वही दो बातें हैं। एक तो एबेंडेंस कम है, कार्बन 13, अरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन 12 मिलता है, 13 नहीं मिलता। 13 तो हम अगर लें तो मिलता है, डन। कार्बन 13 की एक तो एबेंडेंस कम है, डन। और दूसरा है कि इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो 10 है, तो ग्राफ उतना क्लियर ही नहीं है। इसलिए भी हम इसकी स्टडी कम करते हैं, करते तो हैं, कम करते हैं। समझ गए? चलो, ये दो कुछ बातें थी जो आपके थोड़ी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के लिए बस ये डेटा ध्यान रख लेना और कुछ नहीं, कि इसका गामा 4 टाइम्स होता है उसके गामा के। अगर ये 40 है तो वो 10 ही है। क्लियर? ओके, तो ये कुछ बातें हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल करवा लेती हूँ, है ना, एक दो न्यूमेरिकल कराती हूँ जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप करना जरा ट्राई। और एक और पीवाईक्यू भी आया हुआ है, वो भी करवाऊंगी अभी आपको, एक सेकंड देना। एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी इन 6 टेस्ला। अच्छा, पता है ना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। 6 टेस्ला पता ही होगा भाई इतना तो। 6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैं बी नॉट लिख रही हूं ना, ये वही है मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला यूनिट है इसकी। 6 टेस्ला ऑफ गामा ऑफ न्यूक्लियस, गामा ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया है? 12.5 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। ठीक है, आपको क्या बताना है? प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। करना जरा एक बार सॉल्व। तो इतने में ना मैं वो निकालती हूँ क्वेश्चन जो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसेंटली आया था। गामा में रेशो किसका होता है? गायरोमैग्नेटिक रेशो आफ्टर कैलकुलेशन निकलता है, इसका नाम ही रेशो है ना, बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद निकलता है। एक्चुअल फॉर्मूला गामा का देखोगे वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। ठीक है, ये क्या बताता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके नाम में ही ऐसा है। करिएगा एक बार स्टार्ट, टिल देन मैं वो क्वेश्चन निकाल लूँ, एक सेकंड देना बस। आई गेस दिसंबर 23 में आया था वो क्वेश्चन, अब एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आप ये कर लो जल्दी से। दिसंबर 23 में आया था एक क्वेश्चन, यहाँ से वो बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। चलिए, हो गया होगा ना? क्या आ रहा है आंसर? 75 आ रहा होगा, करेक्ट है। देखो कैसे करना था, सिंपल ही था। आपको ये बोला था कैलकुलेट प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी। प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी को मैं लिख रही हूँ म्यू प्रेसेशनल इज इक्वल्स टू गामा बी नॉट, है ना। अब क्या दिया आपको?
गामा और वी नॉट दोनों दे दिया, अरे बहुत ही आसान है। तो 12.5 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, और इनटू में ये कितना दिया है, 6 टेस्ला, टेस्ला से टेस्ला गया, इनटू करके 75 आंसर आया, यूनिट आ रही है मेगाहर्ट्ज, राइट। ये आ रही प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना, ये आपका आंसर करेक्ट है। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लिखो जो कि आया था दिसंबर 23 का। देखो सवाल कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, सवाल कुछ ऐसा है, मेंशन है, एक मिनट, हाँ लिखिएगा। फॉर अ प्रोटॉन, प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन को भी बोलते हैं प्रोटॉन एनएमआर, तो फॉर अ प्रोटॉन दैट इज हाइड्रोजन, द gyromagnetic ratio is 26.752 into 10⁻⁷, ठीक है। ये किस में है, ये रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड में है, ठीक है, रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड। और जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है ना ये वाले, ये मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला में है, ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला में थी। अभी मेंशन है 26.752 into 10⁻⁷, सॉरी 7 ही है ना, हाँ, रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड। आगे बोल रहे हैं द लार्मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ या फॉर अ प्रोटॉन, और ये भी बता दिया कि इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है, इन अ 21.1 टेस्ला magnetic field is approximately कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, पहला 400, दूसरा 500, तीसरा 600 और डी ऑप्शन है आपके पास में 900। अब ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, ये अजीब था उस पेपर में, है ना, ये आया था दिसंबर 23 में, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट तो यही वाला है जो आप आज पहली क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, कंसेप्ट यही वाला है जो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसी में से यही है, ठीक है। लेकिन इतना अजीब है कि समझ नहीं आ रहा क्या ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है। सोचो एक बार आप कर पाओ तो क्या चीज है ये, किसको बोला गया होगा लार्मोर फ्रीक्वेंसी, एक बार पढ़ लो, फिर मैं, या तो मुझे कराना तो मैं कराऊंगी सॉल्व, आप देखो एक बार। कैसे होगा सॉल्व, बताओ क्या सोच रहे हो, किसको बोला गया है लार्मोर फ्रीक्वेंसी। बताओ भाई, कुछ समझ आ रहा है, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं डी, क्या सोच के आंसर बता रहे हो बताओ। प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, अच्छा। देखो दो फ्रीक्वेंसी अभी तक अपन ने पढ़ी है ना। देखो सुनना एक बार, क्वेश्चन को तो छोड़ो एक बार, लेकिन एक बात समझो, अपन ने दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज अभी तक पढ़ी है ना, टिल नाउ, अभी तक टिल डेट अपन ने एक चीज पढ़ी है कि एक तो होता है म्यू एबीएस, जो होती है एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी, है ना, एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी, ये किसकी होती है, ये न्यूक्लियस की, उसकी सॉरी रेडिएशन की होती है, ऑफ रेडिएशन, जो रेडियो वेव्स हैं उनकी है ये, ठीक है। और एक दूसरी जो हमने पढ़ी है वो है म्यू प्रोसेशनल, दैट इज प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस, राइट है। न्यूक्लियस या फिर जिस भी प्रोटॉन की बात कर रहे हो,
ये एक्चुअली उसकी है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर अ प्रोटॉन द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज दिस रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड। ओके, अब ये भी अजीब है ना, मैंने ऐसा भी नहीं देखा है ना, मैंने तो रेडियो उसकी सॉरी ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसकी यूनिट देखी है पीछे, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, राइट। अब मुझे पता है रेडियन पर टेस्ला या सॉरी रेडियन पर सेकेंड, ये जो चीज है ये तो हर्ट्स है ना, इतना पता है मुझे, कुछ पता हो ना हो कि भाई रेडियन पर सेकेंड वाली जो चीज है, रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला, ऐसे है ना ये, इट मीन्स ये है हर्ट्स पर टेस्ला, ये है ये। ओके, लार्मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोटॉन इन मेगाहर्ट्ज मेरे से पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया। मैं गिवन चीजें लिख लेती हूँ जरा। एक मुझे गामा दिया है, गामा है जी 26.752 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्स पर टेस्ला, है ना। और एक मुझे क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दिया है और वो है 21.1 टेस्ला। तो पक्का से अगर आप सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के भी एक तुक्का लगा पाओ तो ये पक्का से प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ही है जब से पूछी गई है। और प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी यूजुअली जैसे पीछे भी आपने कहीं निकाली हो मेगाहर्ट्ज में ही आई थी, है ना। तो इस बार भी आपसे जो प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछी थी, नाम बदल दिया था, तो प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर अ प्रोटॉन, अब आपने दो ही बातें पढ़ी है, एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसी तो वेव की होती है, तो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी तो यही होती है प्रेसेशनल, तो डाउट ही नहीं है। तो लार्मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, तो पक्का ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी नाम दिया है, ये प्रेसेशनल ही है। तो आप लिख लेना कहीं कि इस नेम से भी पूछा गया है आपसे कि लार्मोर फ्रीक्वेंसी, डन। ये है कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये है प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी, डन। कर लेंगे हम लोग। अब बस कैसे सॉल्व करना था इसे, आप लिखते हैं कि प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी तो होती है गामा बी नॉट, डन। गामा कितना है 26.752 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्स पर टेस्ला, ओके। और ये है जी 21.1 टेस्ला, टेस्ला से टेस्ला उड़ गया और ये रह गया, अब ये आप इंटू कर लेना 26 और ये सारा कुछ 10 की पावर 7, इसको तो जरा अलग लिखूंगी 21.1 इंटू 10 की पावर 7। अब ये पूरा हर्ट्स में आ रहा है, बट इन्होंने जो मेरे से पूछा है वो मेगा हर्ट्स में पूछा है। आपको एक बात आती है कि 1 मेगा हर्ट्स इज वॉट 10 की पावर 6 हर्ट्स, यही होता है ना। अपन को उल्टा जाना है, हर्ट्स से मेगा हर्ट्स में जाना है, इंटू कर दें 10 की पावर -6 से, काम हो जाएगा। तो बस इस हर्ट्स की जगह में आप लिख दो इंटू में क्या लिखे 10 की पावर -6, ये आ गया मेगा हर्ट्स। ये कट जाएंगे, सिर्फ 10 बचेगा, तो आपको इंटू करना रह गया छोटा सा कि 26.752 इंटू में 21.1 इंटू में 10, बस यही तो बचा। ये आंसर आ रहा है आपका मेगाहर्ट्ज में, और ये आंसर आ जाएगा 900 मेगाहर्ट्ज। किसी को लार्मोर फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं भी आता हो ना, तो उसको एक बात पता है कि भाई दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज अभी तक मैंने पढ़ी है, एक तो थी रेडिएशन की, वो इसने लिखा नहीं, फॉर अ प्रोटॉन तो पक्का ये न्यूक्लियस की पूछ रहा था, वो तो वही है प्रोसेशनल, काम खत्म। इट मींस कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ से सही था। ये था December 23, एक PYQ अपन ने अभी तक किया है ना, जो अभी तक पढ़ा है उससे बेस्ड, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो आप नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट में ये है कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि NMR एक्टिव कौन होता है, क्या क्राइटेरिया है, और NMR इनएक्टिव कौन होता है, ये पता हम लोग कैसे लगाएंगे कि कौन सा NMR एक्टिव मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल NMR इनएक्टिव है, ये पता कैसे चलेगा ना, सपने थोड़ी आएंगे। इनफिनाइट आपके पास में एलिमेंट्स है, किस किस का आइडिया लगाओगे कौन NMR एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। इसके लिए क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि इन सबका एक स्पिन वैल्यू होता है, आई वैल्यू होता है ना, स्पिन वैल्यू होता है जिसको हम आई कहते हैं। अब सुनो, आई 0 भी हो सकता है और कुछ कुछ के लिए आई नॉन 0 होता है। अब सुनना, आई मतलब स्पिन वैल्यू इनकी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल स्पिन कर सकता है, खुद सोचो ना, अगर ये स्पिन करेगा, स्पिन चेंज करेगा, इसकी कुछ ना कुछ आई वैल्यू पक्का होगी। अगर किसी की आई वैल्यू ही नहीं है तो पक्का वो सिग्नल देने ही नहीं वाला, वो NMR में इनएक्टिव ही आएगा, सोचना ही नहीं है। इट मीन्स किसी का आई 0 है तो पक्का वो मॉलिक्यूल आपका NMR इनएक्टिव है, समझ पाए। और अगर किसी की आई वैल्यू है तो पक्का वो NMR एक्टिव है ना। अगर वो आपको आई वैल्यूज ना दे, क्या फिर भी आप पता लगा सकते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा रिड्यूस्ड फॉर्मूला है जिसको हम ट्रिक कहते हैं, है ना। वो देखो क्या है, ऐसे कहते हैं कि यहाँ मास नंबर लिखो और यहाँ आप एटॉमिक नंबर लिखो, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अब जो भी एलिमेंट लेके आओ मेरे पास कि मैम ये NMR एक्टिव है या नहीं है, ये इनएक्टिव है कि क्या है, पता लगा सकते हैं
मास नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब सुनो, कॉम्बिनेशन कोई भी बन सकता है, नंबर 1, मास नंबर ऑड हो, एटॉमिक नंबर भी ऑड हो। एग्जाम्पल है आपके पास कोई ऑड और ऑड का? ऑड और ऑड, जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें ऑड और ऑड दोनों ऑड आ रहे हो, कोई एग्जाम्पल? जैसे नाइट्रोजन का ध्यान आ रहा है लेकिन ऑड इवन हो रहा है 7 और 14। कार्बन का ध्यान आ रहा है बट 6 और 12, 6 और 13 इवन 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 ऑड हो गए। और कोई एग्जाम्पल याद ही नहीं आ रहा, कोई ऐसे एग्जाम्पल जिसमें दोनों ऑड ऑड हो रहे हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट? सोडियम सोडियम नहीं, सोडियम तो कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। हाइड्रोजन, क्लोरीन, Na नहीं। और कुछ? हाइड्रोजन के लिए 1 और 1 होता है, हाँ हाइड्रोजन के लिए 1 और 1 है, बेस्ट है ना? तो हाइड्रोजन के लिए आपके पास में क्या रहता है, 1 और 1, डन, बेस्ट है। 1s NMR पढ़ते ही हम, अरे NMR तो इतना पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का ही पढ़ रहे हैं, इट मीन 1 और 1 बेस्ट है। ऑड ऑड दोनों होंगे, आई वैल्यू आपकी नॉन जीरो होगी, तो ऑड और ऑड के केस में आई वैल्यू नॉन जीरो होती है। और आपको पता है इसकी आई वैल्यू कितनी होती है? इसकी आई वैल्यू होती है हाफ। इट मीन जिंदा आई वैल्यू, जीरो नहीं हुई है ना, इसकी आई वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो बोलना कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, आई वैल्यू इसकी होती है हाफ, ठीक है, हाइड्रोजन की। और कोई जैसे कोई, अब इसमें और भी बहुत दुनिया भर के एग्जाम्पल आ सकते हैं, मैंने तो एक हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है। और सुनो, जैसे आपके पास ये ऑड हो लेकिन ये इवन हो, इसके तो एग्जाम्पल मुझे भी याद है और आ भी जाते हैं दिमाग में, जैसे कि कार्बन ले लो, कार्बन है ना, कार्बन 6 है लेकिन एटॉमिक नंबर 13 है, मास क्या है? इवन 6, सॉरी नंबर क्या है? 6 इवन है, और मास क्या? एटॉमिक नंबर 13 ऑड है। इट मीन्स ये जो 13 आपका आइसोटोप होता है कार्बन का, ये NMR एक्टिव होता है। इसकी आई वैल्यू भी कैसी रहती है? नॉन जीरो रहती है। और इसकी आई वैल्यू जितनी मुझे याद आ रही है वो कितनी थी? हाफ ही थी आई गेस, हाफ या 1 थी, अभी एग्जैक्टली याद करके बता दूंगी। तो हाफ या 1 इसकी एग्जैक्टली वैल्यू थी, अभी के लिए आप हाफ लिख सकते हो, इसकी इतनी वैल्यू है, करेक्ट है। और सुनो, तीसरा एक केस बनता है, और कुछ भी बन सकता है केस, यहाँ इवन लगा दो, नहीं, यहाँ आप एक काम करो, यहाँ इवन लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे भी इवन लगाओ, एक केस ऐसा बना लेते हैं, है ना। इनका उल्टा केस भी चल सकता है ना, कि ये ऑड हो और वो इवन हो, वो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट एक केस नहीं चलेगा, और वो ये है कि ये इवन और ये भी इवन। अगर ये इवन ये भी इवन, बेस्ट एग्जाम्पल जो सूटेड है एकदम बेस्ट, वो पता है कौन है? वो है कार्बन 6 और इसका मास भी 12, इवन, नंबर 6 इवन, मास 12 इवन। जैसे इवन इवन हुए NMR इनएक्टिव, उसको हम नहीं पढ़ ही नहीं सकते, सिग्नल ही नहीं आएगा। इट मीन्स जैसे ही 0 आया, आई वैल्यू 0, इट मीन्स NMR इनएक्टिव। तो ये एक ही ऐसी कैटेगरी है जिसमें NMR इनएक्टिव आता है, आई वैल्यू 0 चली जाती है। बाकी सबकी आई वैल्यूज कुछ ना कुछ होती है, चाहे आई वैल्यू 1 हो, चाहे आई वैल्यू 3/2 हो, वो दी होती है क्वेश्चंस में, रट के नहीं जाना होता है ना, या आई वैल्यू हाफ हो। हाइड्रोजन की तो क्या है, बहुत बार यूज होती है ना, इसलिए याद ही हो जाएगी आपको भी कि इसकी आई वैल्यू हाफ होती है। कार्बन की भी याद हो जाएगी, है ना, वो मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम बाद पढ़ा रही हूँ मैं, तो वरना इसकी भी वैल्यूज होती है। इन सबकी वैल्यूज जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, याद हो जाती है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। 1s NMR हम पढ़ेंगे, कार्बन 13 NMR हम पढ़ेंगे, तो इनकी आई वैल्यूज आपको याद होगी। बाकी कुछ अजीब सा आएगा, फॉस्फोरस नहीं याद, क्वेश्चन देगा आपको, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन का कोई सा भी ऐसा आइसोटोप आ गया विच इज NMR एक्टिव, आपको नहीं पता आई वैल्यू क्या है, बट क्वेश्चन देगा, ठीक है। बस आपको इतना ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए कि कब NMR एक्टिव और कब इनएक्टिव होगा, हम चेक कैसे कर रहे हैं, बोलो भाई, ये बात समझ में आई? इस क्राइटेरिया से चेक कर रहे हैं, और इसमें ये वाला केस बनता है इवन इवन का, जो सीधा सीधा इसको NMR इनएक्टिव बता देता है, डन है। बाकी कुछ भी आएगा आप आराम से चेक करते रहो। इस पे भी PYQ आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन बहुत एडवांस ईयर में नहीं आया, पहले आया था, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए थे, पूछा था बताओ इनमें से कौन सा NMR इनएक्टिव है एक्टिव, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कर लेंगे हम लोग। बोलो भाई, इस क्राइटेरिया से हम लोग चेक करते हैं कि कौन एक्टिव होगा कौन इनएक्टिव होगा, डन है सभी को? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। ऑक्सीजन का केस ले सकते हो आप, है ना, ऑक्सीजन का भी क्या होता है, नंबर 8 होता है, मास 16 होता है, वो भी इनएक्टिव है ना। ऑक्सीजन का आइसोटोप हो सकता है कोई एक्टिव आए, बट ये इवन इवन इनएक्टिव, डन। नाइट्रोजन के केस को किधर रख सकते हो, नाइट्रोजन का होता है 7 और ये 14 होता है, मतलब ऑड और इवन का केस, वो भी कैसा है, एक्टिव है, कहीं भी रख लो उसको, यहाँ रख लो, है ना।
ऑड इवन का केस, इवन ऑड इवन चलेगा, सब चलेंगे। इसके नाइट्रोजन के केस में इसकी आई वैल्यू 1 होती है, इसकी करेक्ट आई वैल्यू हाफ ही होती है, इसकी आई वैल्यू 1 होती है। ऐसे कहीं भी कुछ भी चल सकता है, बस इवन इवन नहीं चलेगा। डन। चलू मैं आगे। सब चलेगा, बस एक ये नहीं चलेगा, इवन इवन। इवन के केस में इनएक्टिव चला जाता है। इसमें आपसे एक सवाल और किस तरीके से पूछ सकते हैं, एक सवाल ऐसे भी आता है, जैसे इस आई के लिए, इस आई को हम लोग कहते हैं स्पिन नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको, है ना। अब सुनो, जैसे आप हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप 1H NMR पढ़ रहे हो, ठीक है। इस 1H NMR में आपने पढ़ा है ना कि इस तरीके से डीजनरेट एनर्जी लेवल होता है। डन। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है। दो फील्ड में बिखरा था ना, दो एनर्जी लेवल्स में, सॉरी, दो एनर्जी लेवल्स में ऐसे और ऐसे बिखरा था, तो ये कितने में बिखरेगा, वो आइडिया कैसे लगता है, वो आइडिया लगता है एक फॉर्मूला से, वो है 2I+1। अब आपको पता है इसकी आई वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन की आई वैल्यू होती है हाफ। ये बुक्स में लिखी हुई है ना, ऐसा नहीं है कि घर से बना दी मैंने, ये बुक्स में लिखी हुई वैल्यू होती है और जैसी है वैसी है, कुछ नहीं कर सकते इसका। ये फैक्ट की जैसे है कि इसकी आई वैल्यू हाफ होती है। कहाँ से आई, कहीं से भी आई, है ना, ये इसमें नहीं जाना है कि कहाँ से आई, आई वैल्यू इसकी हाफ होती है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। बाकी बहुत एक्सप्रेशन इसका क्वांटम से निकलेगा कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे बनी, वो हमारे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई आपसे पूछने वाला है। तो आई वैल्यू आई जी हाफ और +1, जैसे करेंगे इसको, हाफ से हाफ गया और ये आ गया 2। इट मीन्स ये 2 आपको ये बता रहा है कि जिससे आप डीजनरेट एनर्जी लेवल समझ रहे थे, जैसे एक्सटर्नल उसमें मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखोगे, ये दो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा, जहां आई आप इसका -½ और यहाँ पे आई आप इसका +½ कह सकते हो। दो वैल्यूज हो गई ना, तो मैं कह सकती हूँ इस तरीके से ये टूट जाएगा, दो डिस्क्रीट मतलब जिनकी एनर्जीज अलग अलग है, इस तरीके से +½ और -½ में ये ब्रेक हो जाएगा। डन। और कोई ले लेते हैं, जैसे आप ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, नाइट्रोजन का नंबर 17 होता है ना, मास इसका 14 होता है। डन है। इसकी आई वैल्यू होती है 1, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है कि ये डीजनरेट एनर्जी लेवल है, ये कितने में ब्रेक होगा, कितने एनर्जी स्टेट्स में ब्रेक होगा, कितने डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स बनेंगे, तो आप बोलोगे इसका पता चलता है 2I+1 से। डन। यहाँ लिखोगे 2, आई कितना है 1, तो 2 1 + 1, ये आ गया जी 3। इट मीन्स ये 3 में बिखरेगा, तो हम कहेंगे 3 डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स बनेंगी। एक बनेगा आई वैल्यू -1, आई वैल्यू 0 और एक बनेगी आई वैल्यू +1। ऐसे करके डीजनरेट एनर्जी लेवल 3 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने में ब्रेक होगा, वो आइडिया किससे लगता है, एक फॉर्मूले से, विच इज 2I+1, इससे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के लिए एक शॉर्टकट बताऊं, हाइड्रोजन का एक शॉर्टकट है, और हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल्स के लिए भी एक शॉर्टकट है, मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट, है ना, इन सब के लिए एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है वो सुनना। शॉर्टकट ये है कि इनका आई हाफ होता है ना, तो वैसे ही कट गया। आगे जाके मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी 2NI+1, उसमें भी यही चीज होगी कि इसका n वैल्यू कभी जैसे हाफ हो गया, चलो छोड़ो, जहां आएगा वही बताऊंगा, वरना भी कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल शॉर्टकट ये था कि वैसे 2 से 2 कट जाता है, तो आप इसको सिंपल I+1 भी कह सकते हो फॉर हाइड्रोजन। भाई 2 से 2 तो कट ही गया, समझ पाए क्या, समझ पा रहे मेरी बात, बताओ। मैंने कुछ गलत बोला क्या, आई इसका I+1 रखोगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रहने दो, जहां आएगा वही समझाऊंगी, अभी फालतू में कंफ्यूजन होगा, है ना, मैं खुद भी कंफ्यूज रहूंगी, रहने दो। इतना ही बहुत है, ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये आपको बताऊंगी जहां पे आएगा वही, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया आपके पास में दो चीजें कि कितने एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होगा, ठीक है। अच्छा, जो मैं बता रही थी वो 2NI+1 था, और हाइड्रोजन के लिए क्योंकि आई वैल्यू हाफ होती है तो 2 से 2 कट जाएगा और फॉर्मूला सिर्फ N+1 बनेगा। बट अभी ऐसे बोलूंगी तो समझोगे ही नहीं, इसलिए रहने दो, जहां आएगा वही समझाऊंगी, ठीक है। चलो भाई, यहां तक की बातें हुई डन। अब मुझे आपसे नेक्स्ट बात करनी है नंबर ऑफ सिग्नल्स की, जो मैं सोच रही हूँ कल कर लेंगे, है ना। नंबर ऑफ सिग्नल्स से शुरुआत करनी है, कितने सिग्नल्स होंगे, क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, उस पर अच्छी खासी एक क्लास चलेगी नंबर ऑफ सिग्नल्स पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे स्प्लिटिंग पे,
फिर आगे जाएंगे कपलिंग ऑफ सिग्नल पे, फिर कुंडली बनाएंगे सबके, ठीक है ऐसे। तो ये चैप्टर अभी थोड़ा सा चलेगा, फ्लो में चलेगा, बट आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपको मजा भी आएगा, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होते हैं, करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास को आप रिवाइज करके आना, छोटी मोटी आपको चीजें बताई हैं मैंने, बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो नॉलेज बेस्ड है, उनको आप लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल जल्दी जल्दी, है ना, सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास, है ना, समझ में भी आई हो, ठीक है। आज ही करा दूं, नंबर ऑफ सिग्नल्स कराना है आज, फ्रेश स्टार्ट करेंगे भाई आज, मुझे लगता नहीं ठीक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 900 कैसे, अरे सॉल्व कर लेना ना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 900 आएगा, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन ही तो करनी है, नहीं आ रहा क्या 900, 26.75 इंटू में 21 इंटू में 10, नहीं आ रहा 900, लेट मी चेक, एक सेकेंड, 26.752, एक सेकेंड, इंटू में 21.1, ठीक है, और इंटू में 10 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, इसका आंसर तो आ नहीं रहा है भाई। क्या क्या जुगाड़ लगाया था तुम लोगों ने, इसका आंसर तो 900 नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो करेक्ट है, कल बताती हूँ पायल, थोड़ा और है ना, देख के बताती हूँ क्या गड़बड़ है। इसका आंसर नहीं आ रहा सही, 900 नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है कल बताती हूँ, थोड़ा देख के क्या गड़बड़ करी है मैंने भी, वो भी देख के बताती हूँ, ठीक है। परेशान मत होना, कल ही बात कर लूंगी इसकी, एक बार देखती हूँ क्या है, क्या हो रहा है इसमें, फिर बताती हूँ कल, ठीक है। इसको रखना अभी इतना ही, जो भी गड़बड़ हो रही है कल एक बार डिस्कस कर लेंगे, कल शांति से एक बार देख के बताऊंगी, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी उस क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो, कल डिस्कस करेंगे उसको वापस से, है ना। ऑप्शन 900 आना चाहिए, आएगा भी, कैसे नहीं आ रहा उसकी बात करूंगी कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।